नमस्कार दोस्तों। ये आपके एमडीओ डिस्टेंस एजुकेशन के पहले सेमेस्टर के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आता है पहले हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता भी कहते हैं इसको, हेरोडोटस को। उसका संबंध यूनान से था। हेरोडोटस ने सबसे पहले अतीत की घटनाओं की खोज व अन्वेषण के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। ये था आपका हेरोडोटस। इसके बाद आता हर्षचरित्र। हर्षचरित्र कौन था? हर्षचरित्र एक ग्रंथ है। हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। यह ग्रंथ सम्राट हर्ष की सफलताओं और उसके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देता है। अंग्रेजी इतिहासकार स्मिथ ने इसकी तुलना अकबरनामा से की है। इसके बाद आता है कालीबंगन। राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के बाएं किनारे पर यह नगर स्थित था। 1961 ईस्वी में बी लाल तथा बी के थापर ने यहाँ खुदाई करवाई। इस स्थल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अब आता नवपाषाण। मानव की प्रगति के इतिहास में नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग में मानव आखेट व संचय की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर उत्पादक बन गया। इस युग में उसने कृषि व पशुपालन सीखकर घुमक्कड़ी जीवन छोड़कर स्थायी निवास बनाए। इन कार्यों के लिए उसने नए प्रकार के उपकरण बनाए, जिनके आधार पर इस युग को नवपाषाण काल कहा गया। इस काल में नई तकनीकी पर आधारित पत्थरों के उपकरणों का उदय हुआ। उपकरणों को फलकीकरण करने के पश्चात गढ़ा जाता था। तत्पश्चात उन्हें घिसकर चमकदार बनाया जाता था। इस काल के उपकरणों को घर्षित पाषाण उपकरण की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आता है कल्हण। कल्हण एक प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार और कवि थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, जिसे राजतरंगिणी कहा जाता है। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का एक विस्तृत और विश्वसनीय विवरण प्रदान करता है, जो कश्मीर के राजाओं, उनके शासनकाल और उनके कार्यों के बारे में जानकारी देता है। कल्हण का जन्म कश्मीर में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा कश्मीर में ही प्राप्त की थी। उन्होंने संस्कृत और कश्मीरी भाषा में महारत हासिल की थी और उन्हें कविता और इतिहास लेखन में भी रुचि थी। उन्हें क्या थी? कविता और इतिहास लेखन में भी रुचि थी उनकी। अब आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण का सबसे प्रसिद्ध रचना है। अभी कल्हण पढ़ा हमने, कल्हण कौन था ये, इसके बारे में ही राजतरंगिणी भी आया हुआ है पहले। राजतरंगिणी कल्हण का सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो कश्मीर के इतिहास पर एक विस्तृत और विश्वसनीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के इतिहास को कवर करता है और इसमें कश्मीर के राजाओं, उनके शासनकाल और उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका उपयोग इतिहासकारों और शोधकर्ताओं द्वारा कश्मीर के इतिहास के अध्ययन के लिए किया गया। कल्हण की अन्य रचनाओं में लोकप्रिय और श्रीहर्ष शामिल हैं, जो कविता और नाटक हैं। उनकी रचनाओं में से अधिकांश संस्कृत में लिखी गई हैं और उन्हें कश्मीरी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत और मध्य एशिया की यात्रा की थी। उनका जन्म 602 ईसा में चीन के हेनान प्रांत में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा चीन में ही प्राप्त की थी। ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में भारत की यात्रा शुरू की और 645 ईस्वी तक वहां रहे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात शामिल थे। उन्होंने भारत के विभिन्न शहरों और गांवों में बौद्ध मठों और मंदिरों का दौरा किया और वहां के लोगों से मिलकर उनकी जीवन शैली और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। ह्वेनसांग की यात्रा के बाद उन्होंने अपने अनुभव और जानकारी को एक पुस्तक में लिखा, जिसे CU की या भारत की यात्रा कहा जाता है। यह पुस्तक भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत है और ह्वेनसांग के अनुभव और जानकारी के अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों में भूगोल, जलवायु और लोगों के बारे में भी जानकारी ये पुस्तक हमें देती है। अब देखो, इसके बाद है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी एक प्रमुख जैन गुरु थे, जिन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया और इसके सिद्धांतों को विकसित किया। उसका जन्म
यानी महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंद ग्राम बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला। महावीर स्वामी का जीवन। महावीर स्वामी का जीवन बहुत ही साधारण था। उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष अपने परिवार के साथ बिताए। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और वे सन्यासी बन गए। उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और जैन धर्म के सिद्धांतों को विकसित किया। अब एक बार पूछा गया वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदांग वेदों का अंग है और ये संख्या में 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। वह पाटलिपुत्र में 302 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा। उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद आता है इंडिका। मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की रचना है। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, भारत की सामाजिक स्थिति, सैनिक शासन प्रबंध आदि महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। यह पुस्तक मौर्य इतिहास को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में भी सहायता करती है। अब आता है कौटिल्य। कौटिल्य अथवा चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में कौटिल्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौटिल्य की एक रचना है, जिसको एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र कोई भी देख लो। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र हिंदू शासन पद्धति के ऊपर लिखा प्राचीनतम ग्रंथ है। अर्थशास्त्र से हमें राजा के संबंध में, मंत्रियों के संबंध में, गुप्तचर विभाग के संबंध में, वित्तीय व्यवस्था के संबंध में, सैनिक प्रबंध, दंड विधान एवं सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। अब आता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से होती है। इसमें लिखा है कि यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें भारी रक्तपात और नरसंहार हुआ, यानी बहुत सारे मनुष्य क्या किए? मारे गए। इस युद्ध में 1 लाख लोगों की हत्या हुई तथा इससे कई गुना अन्य कारणों से नष्ट हो गए। 1 लाख तो मर ही गए और इसके और भी कई कारण थे जिनसे लोगों की मृत्यु हो गई। अंत में अशोक विजयी हुआ और अशोक क्या होगा? जीत गया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? अपने युद्ध को ही त्याग दिया, क्योंकि वहां पे इतनी मारकाट मच गई थी, मतलब लोगों की हत्या हो गई थी, 1 लाख लोगों की हत्या हो गई थी। तो वहां से उसके मन में ऐसा हो गया कि कुछ नहीं है, वो कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध ही छोड़ दिया था। अब आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जो 355 ईसा में गद्दी पर बैठा। उसने दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखित प्रयाग स्तंभ लेख से उसके शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, यानी समुद्रगुप्त के बारे में। अब आता है फाहियान। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। फा को की उसकी रचना है। फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। उसके विवरण से समकालीन भारत की शासन व्यवस्था, समाज एवं संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। अब लोथल देखो। लोथल गुजरात राज्य में अहमदाबाद से 60 मील दूर है। S.R. राव ने यहाँ 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य खुदाई की। यहाँ ईंटों की बनी विशाल आकार की जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ मनकों का भी कारखाना मिला है, मन के बनाने का। अब आता पुराण। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों को एक विद्या माना जाता है। इनकी संख्या 18 है। इसमें मत्स्य, गरुड़, विष्णु, भागवत, वायु, शिव पुराण आदि प्रमुख पुराण हैं। अब आता है प्राग ऐतिहासिक काल। वह समय जिस समय के मानव जीवन का कोई तथ्य पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता, यानी जिस टाइम का कोई भी पूर्ण तथ्य नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस युग में लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी उस टाइम पे लोग लिखना नहीं सीखे थे। अर्थात लेखन के उद्भव के पहले के युग को प्राग ऐतिहासिक युग या प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी लिखने से पहले का जो युग था वो कौन सा युग था, कौन सा काल था? प्राग ऐतिहासिक काल था।
अब देखो ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। हमारे चार वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता के उद्भव एवं विकास का समय ऋग्वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सूक्त है भाई, ये कई मिस्टेक हो रखी है, ये टाइपिंग मिस्टेक। 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उनकी रचना किसी एक विद्वान ने नहीं की, बल्कि उच्च दर्जे के कई विद्वानों ने की थी। इससे वैदिक संस्कृति का अच्छा ज्ञान होता है। अब आता है महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य एक प्रकार की साहित्यिक रचना है जो एक लंबी और विस्तृत कहानी को दर्शाती है। यह एक प्रकार की कविता है जो एक नाटक या एक समूह के बारे में बताती है और उनके जीवन, संघर्षों और उपलब्धियों को वर्णित करती है। महाकाव्य के कुछ उदाहरण हैं, जैसे रामायण और महाभारत। रामायण क्या है? भगवान राम की कहानी को बताता है। महाभारत क्या है? कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध को दर्शाता है। अब देखो सुत्त पिटक। सुत्त पिटक एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म के प्रारंभिक सूत्रों का संग्रह है। यह ग्रंथ बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं और उपदेशों को दर्शाता है और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सुत्त पिटक की रचना। सुत्त पिटक की रचना बुद्ध के जीवन काल में या उनके निधन के तुरंत बाद हुई थी। यह ग्रंथ बुद्ध के शिष्यों द्वारा उनके उपदेशों और शिक्षाओं को संकलित करने के लिए बनाया गया था। अब आता है शाकुंतलम। शाकुंतलम एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जो महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया था। यह नाटक महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र शकुंतला की कहानी पर आधारित है, जो एक राजकुमारी थी जिन्होंने दुष्यंत नामक एक राजा से विवाह किया था। अब आता है रत्नावली। रत्नावली एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जो महाकवि हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। यह नाटक एक रोमांटिक कहानी पर आधारित है जिसमें एक राजकुमारी और एक राजा के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है। धन्यवाद दोस्तों।